वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये आपकी क्लास है एमबीए सेकेंड ईयर की और हमारा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपका टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और इसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। ठीक है, इनकम टैक्स की बात कर ली थी हमने, अब इनकम टैक्स के बाद हम बात कर रहे हैं आपके कॉर्पोरेट टैक्स की। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट है क्या, Indian taxes are divided into two types. One is direct tax and other is indirect tax. ठीक है, आप सभी इस बात से अवेयर हैं कि जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप जानते हैं जो टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे आपका वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गए, ये जितने भी टैक्स हैं कि जो पर्सन जितना अर्न करेगा उसकी अर्निंग पे ही वो अपना टैक्स देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर 5 लाख कमा रहा हूं तो मैं उसे ट्रांसफर कर दूं तो भाई तू दे दे मेरा टैक्स, तो इस तरीके से वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या स्टेज बाय स्टेज में पास होता जाता है और कौन पे करता है, लास्ट में जो उस चीज को यूज करेगा वो लायबल होगा उसे पे करने के लिए। ठीक है, talking about direct tax, it is levied on the income that different types of business entities earn in a financial year. ठीक है, there are different types of taxpayer registered with the income tax department and they pay taxes at different rates. For example, an individual and a company being a taxpayer are not taxed at the same rate. Therefore, direct taxes are again subdivided as, ठीक है, मीन्स क्या है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में जिन पर्संस पे लगने वाला है, ठीक है, उनकी अर्निंग्स में वो लगता है। ठीक है, और इस डायरेक्ट टैक्स में आपके दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है आपका इंडिविजुअल और दूसरा आ जाता है आपका कॉर्पोरेट। ठीक है, तो जो रूल्स टैक्स के टैक्स असेसमेंट के इंडिविजुअल पे अप्लाई होंगे वो रूल्स आपके कॉर्पोरेट पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, उसकी जो सैलरी होगी वो एक निश्चित होगी। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि प्रमोशन के बाद पर्टिकुलर पर्सन को 10 लाख रुपीस का पैकेज है। ठीक है, अब वो 10 लाख रुपीस का पैकेज है तो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा पर मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो जो भी उसे मिल रहा है वो प्लस जो उसने ओवरऑल पैकेज लिया है, ठीक है, अपनी मेहनत से, ठीक है, उस पैकेज पे जितने टैक्स स्लैब में वो आ रहा है 5 लाख तक एग्जेम्प्ट और 5 से 10 लाख तक क्या है आपका 10% है, तो जो 5 लाख इनकम उसकी हट जाएगी और जो 5 लाख बचेगी उसको 50,000 के लिए लायबल होगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉर्पोरेट। तो जो कॉर्पोरेट होते हैं उनका हाई मार्जिन होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर बिजनेस है, कोई भी कॉर्पोरेट है वो बिजनेस कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर रीजन में बिजनेस कर रही है, हो सकता है वो नंबर ऑफ कंट्रीज में बिजनेस कर रही हो। ठीक है, और हो सकता है वो नंबर ऑफ रीजन्स में बिजनेस कर रही हो। अब रीजन में क्या है, जैसे आपका नॉर्थ रीजन आ गया हमारी कंट्री का, साउथ रीजन आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, ठीक है, वेस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया। इस तरीके से हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रीजन्स है और वहां से एक पूरा का पूरा जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो अर्न कर रही है उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। और उसके जो स्लैब्स होंगे वो इंडिविजुअल स्लैब्स से अलग होंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। देखिए, देयरफॉर डायरेक्ट टैक्सेस आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू, ठीक है, सब डिवाइडेड एज फॉलोज। देखिए, फर्स्ट है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, दिस टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज। ठीक है, कंपनीज के अलावा जो इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है वो आता है आपका किसमें, इनकम टैक्स। ठीक है, और अदर देन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ इन इंडिया on the income earned by them, they are taxed on the basis of slabs at different rates। इसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमारा टॉपिक है, करंट जो टॉपिक है वो। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, दिस टैक्स इज पेड बाय द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ इन इंडिया। ठीक है, जो कंपनी लॉ है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो कंपनीज अपने पर्टिकुलर ईयर के टर्नओवर का जब उसमें से प्रॉफिट हो उसमें से अलग करेंगे तो उस पर जो टैक्स देंगे वो चीज आती है आपकी किसमें, कॉर्पोरेट
टैक्स में, ठीक है। ऑन द नेट प्रॉफिट दैट इट मेक्स फ्रॉम बिजनेसेस इट इज टैक्स्ड एट स्पेसिफिक रेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट सब्जेक्ट टू द चेंज इन द रेट्स एवरी ईयर बाय द आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। इनके भी आपके क्या होते हैं, टैक्स स्लैब्स होते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी ने अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इतना अर्न किया तो वो इतना टैक्स देगी, और दूसरी कंपनी ने अगर, और दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी ने पर्टिकुलर रीजन में इतना लॉस दिया तो उसमें हम इतना रिबेट उसे दे सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से ये चीजें हैंडल होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया। क्या कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट टैक्स का इंडिया के अंदर? देखिए इसमें क्या है, a corporate is an entity that has a separate and independent legal identity, ठीक है। जो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके होंगे, अगर कंपनी लॉ आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा बीकॉम में या बीबीए में इससे पहले, तो पता ही होता है कि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो अपने नाम से, अपने स्टैम्प से ही बिजनेस को रन करती है। जो उसे ऑनर है उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, और जो फर्म है उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज आर liable to pay corporate tax under the Income Tax Act, while a domestic company is taxed on its universal income. A foreign country is only taxed on the income earned within the India, ठीक है। मीन्स क्या है, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो किस पर टैक्स देगी, जो उसकी यूनिवर्सल अर्निंग है, ठीक है। कहीं से भी वो अर्न कर रही है तो उस पर टैक्स देगी। अगर फॉरेन कंपनी है तो वो केवल किस पर टैक्स देगी, जो इंडिया के अंदर वो उसने अर्निंग करी है उस पर टैक्स देगी। दैट इज बीइंग एक्यूड और रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। द टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी डिफाइंड एज अंडर, फर्स्ट आती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी और सेकंड आती है आपकी फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है आपकी, डोमेस्टिक कंपनी इज वन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो इंक्लूड्स द company registered in the foreign country having control and managed wholly situated in India, ठीक है। कौन सी कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसका कंट्रोल और मैनेज कहाँ हो रहा है, wholly situated in India, मतलब हमारे देश में हो रहा है, तो वो भी किसमें आएगी, आपकी डोमेस्टिक कैटेगरी में आएगी। A domestic company includes private as well as public। अब दोनों ही चीज जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इज वन व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया एंड हैज कंट्रोल एंड मैनेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। कौन सी है फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा, उसको मैनेज और कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, इंडिया के बाहर से किया जा रहा है, आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज मीन एज इनकम ऑफ कंपनी? अब क्या क्या मीन्स होते हैं आपके इनकम ऑफ कंपनी के, उसमें देखिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ टैक्स एंड हाउ द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड on income of the company, we should learn about the types of income which a company earn, ठीक है। मतलब कंपनी के टैक्सेस की कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या क्या इनकम होती है, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। फर्स्ट है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल बेसिक स्टेज है कि कंपनी है वो रन कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्ट को सेल कर रही है और उससे प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मींस कि कंपनी के पास मनी है, तो कंपनी ने क्या करा, अपना बिजनेस एक्सपेंड ना करके उसने वो मनी अदर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दी। मींस कि किसी दूसरी कंपनीज के शेयर्स वगैरह उसने खरीद लिए और वहां से वो रिटर्न जो ले रही है वो भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टी, अगर कंपनी के पास प्रॉपर्टी है बहुत सारी, ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट उसने रेंट पे दे रखा है और उस रेंट से जो इनकम हो रही है वो। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस कि इसके अलावा भी कहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कहीं से उसके पास एज अ डिविडेंड, एज अ इंटरेस्ट कहीं से आ रहा है, तो वो चीज भी किसमें होगी, आपकी टैक्सेबल होगी, किसमें, कंपनी की इनकम में
मानी जाएगी। ठीक है, टैक्स रेट एप्लीकेबल क्या है आपके, द फॉलोइंग रेट्स आर एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, अब क्या लेंगे इसमें, क्या करा है, सेक्शन कौन से सेक्शंस में डिफाइन है, देखिए सेक्शन 115BA, कंपनीज हैविंग टर्नओवर अप टू ₹400 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18। ठीक है, 115BA सेक्शन में क्या कह रहा है कि जो कंपनीज हैं, कंपनी जो 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है, कहां से, 2017-2018 से, तो वो टैक्स कितना देंगी, वो किस में आएगी आपकी 25% टैक्स लेवल आएंगी, और सरचार्ज कितना लगेगा, 7% लगेगा या 12% लगेगा। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 115BAA, उसके अंदर कितना लगेगा आपका, टैक्स रेट लगेगा 22% और सरचार्ज लगेगा आपका 10%। नेक्स्ट आता है आपका 115BAB, उसमें कितना लग रहा है आपका 15% और सरचार्ज लग रहा है हमारा 10%। एनी अदर केस, इसके अलावा कोई केस है तो उसमें कितना टैक्स लगेगा 30%। ठीक है, और सरचार्ज कितना लगेगा 7% और 12%। ठीक है, अब सरचार्ज का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, प्लस सरचार्ज इन केस अ कंपनी गेट्स टैक्स अंडर सेक्शन 115BA, द रेट ऑफ सरचार्ज इज 7% इन केस द टोटल इनकम इज अबव 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, एंड अप टू ₹10 करोड़। तो सरचार्ज लग रहा है और कंपनी सेक्शन 115BA के अंदर आ रही है, तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा 7%। मींस जो उसका क्या है, टोटल इनकम जो है, अगर उसकी 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो उसमें कितना सरचार्ज लग रहा है आपका 7%। The surcharge is 12% in case total income is above ₹10 करोड़। ठीक है, सरचार्ज क्या लग रहा है आपका 12% लगेगा अगर 10 करोड़ से ऊपर की इनकम है। ठीक है, however if a company opt for taxation under section 115BAA or section 115BAB, the surcharge is 10% irrespective of total income। ठीक है, और अगर जो कंपनी है वो क्या कर रही है, किसमें एडवांटेज लेंगे आपका 115BAA और सेक्शन 115BAB में, तो कंपनी पे सरचार्ज कितना लगेगा आपका, केवल 10% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं द फॉलोइंग रेट्स आर एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज। ये तो थी आपकी डोमेस्टिक कंपनी के केस में। अगर आप फॉरेन कंपनी के केस में बात करेंगे तो फॉरेन कंपनीज में क्या लगेगा, असेसमेंट ईयर 2021 का बेस्ड ऑन ईयर टर्नओवर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेचर ऑफ इनकम और टैक्स रेट। अब देखिए क्या है, रॉयल्टी रिसीव्ड और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी इंडियन कंसर्न अंडर एन एग्रीमेंट मेड बिफोर April 1st, 1976 एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें कितना टैक्स लग रहा है 50%। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अलावा कोई इनकम है तो उसमें कितना लगेगा 40%। बिल्कुल सिंपल सीधा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन एडिशन टू अबव रेट्स, सरचार्ज की क्या वैल्यू है, सरचार्ज किस बेसिस पर लग रहा है। देखिए, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट नॉट ₹10 करोड़, अगर टोटल इनकम उसकी इंक्रीज हुई है कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो उस केस में क्या लग रहा है, 7% ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन डोमेस्टिक कंपनी, 2% ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन फॉरेन कंपनी एज पर अबव रेट्स। ठीक है, 7% किसमें लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी पर, 2% किसमें लगेगा, फॉरेन कंपनी पर। ठीक है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 करोड़, तो क्या हो रहा है, 12% अपने पढ़ाइए, 12% किसमें लग रहा है, डोमेस्टिक कंपनी पर, 5% किसमें लगेगा, फॉरेन कंपनी में। 12% ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन डोमेस्टिक कंपनी, 5% ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन फॉरेन कंपनी एज पर अबव रेट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कुछ सेस भी लगते हैं, जैसे आपके आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, वो गवर्नमेंट लगाती है। अब ये क्या लगा, फर्दर 4% ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड एंड एप्लीकेबल सरचार्ज विल बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर दिस सेस। मतलब क्या है, जो आपके कैलकुलेटेड है, जितनी आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेटेड आया है और जितना आपका सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया है
मैट मतलब इतना टैक्स हमें देना ही देना है। अब इसमें देखिए क्या है, alternatively all the companies including foreign companies are required to pay minimum alternative tax at the rate of 15% on book profit if the tax calculated as per above rate are less than 15% of book profit. This will applicable if the company does not opt for section 115BAA or section 115BAB। ठीक है, मिनिमम टैक्स रेट किस कंडीशन में देना पड़ता है आपको, इसके बारे में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे। अभी केवल क्या है, मिनिमम टैक्स रेट के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी जिसमें मिनिमम टैक्स कितना देना ही देना है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, क्या है, और फॉरेन कंपनी भी उसमें इंक्लूड है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी बुक प्रॉफिट का कम से कम जितना प्रॉफिट उसे हुआ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उतना कम से कम 15% वो एज अ टैक्स देगी। अगर वो सेक्शन 115BAA का लाभ ले रही है और सेक्शन 115BAB के अंदर नहीं आ रही है तो उसे 15% देना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एवरीथिंग अबाउट फाइलिंग इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स फाइलिंग क्या है, कंपनीज किस तरीके से फाइल करती है। देखिए, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर एवरी ईयर। ठीक है, 30 अक्टूबर तक आईटीआर जमा करना होता है। इसे जो आपकी कौन सी कंपनीज है, जो हमारी फॉरेन कंपनीज है और जो डोमेस्टिक कंपनीज है दोनों। इवन इफ द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर दैट टू, अगर इसी फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी बनी है तो उसे भी आईटीआर भरना होगा। ठीक है, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर दैट टू इट हैज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पीरियड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 assessment year 2020-21 the due date has been extended to 30 November due to the pandemic। ठीक है, मींस क्या है कि कोरोना की वजह से जो ये वाली डेट है 19-20 की, जो असेसमेंट ईयर है आपका 20-21 का, वो 31 अक्टूबर से बढ़ा के क्या कर दी है 30 नवंबर 2020 तक कर दी है। टैक्स रिटर्न फॉर्म्स टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी, कौन कौन से टैक्स आईटीआर फॉर्म भरने होते हैं कंपनी को। देखिए, फर्स्ट है आपका आईटीआर 6। All the companies except companies claiming deduction under section 11 need to file their return using form ITR 6। ठीक है, सारी कंपनी, केवल वो कंपनी जिन्होंने सेक्शन 11 में कोई भी डिडक्शन ली है उन्हें छोड़ के बाकी सारी कंपनियों को ITR 6 फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट आता है आपका ITR 7। ये क्या कहता है, ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे ITR 7 फॉर्म भरना कंपलसरी है। ठीक है, वो भरेगी क्या, ITR 7 फॉर्म, और इसके अलावा जितनी भी कंपनियां होंगी वो भरेंगी आपकी ITR 6 फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स अ क्लास ऑफ कंपनीज टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एंड सबमिट a audit report to the IT department along with the income tax return. This audit is known as tax audit। ठीक है, this tax audit report is also required to be mandatorily submitted by eligible companies by 30 September। ठीक है, 30 सितंबर तक ये ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है हर एक कंपनी को। However, for financial year 2019-20 असेसमेंट ईयर जो है उसका 2020-21 में the due date of submitting the tax audit report is 31st October 2020। सितंबर अक्टूबर सबकी क्या करिए, एक मंथ क्या है जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने ड्यू टू द केस ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस एन ओशियन फुल ऑफ प्रोविजंस व्हिच ऑल द कंपनीज नीड टू कंप्लाई विद। ठीक है, सारे जो टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, एक समुद्र है। ठीक है, एक बड़ा समुद्र है और उसमें जितने टैक्स कॉम्प्लायंसेस हैं वो हर एक कंपनी को फुलफिल करने होते हैं, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी है चाहे वो आपकी क्या है फॉरेन कंपनी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे आपका
reduce rate of tax for certain existing domestic companies, ठीक है। कितने कौन कौन से बेसिस पे रिडक्शंस मिलती हैं, किस किस बेसिस पे टैक्स रिड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। टैक्स ऑडिट पढ़ लिया, टैक्स ऑडिट के बाद टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, सेस के बारे में पढ़ लिया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है। इसके बारे में आगे और डीपली डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन किस किस के लिए लायबल होता है, ठीक है। हमने रेट ऑफ टैक्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने इनकम्स के बारे में जाना, कंपनी की इनकम में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, किस तरीके से कंपनीज को डिफाइन किया जाता है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनीज, किस तरीके से टैक्स असेसमेंट किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पढ़ा कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। और डायरेक्ट टैक्स को भी जब हम थोड़ा सा खोल देंगे तो उसमें एक आता है आपका इनकम टैक्स और दूसरा आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पर लगता है और इनकम टैक्स जो इंडिविजुअली। तो इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। आज का टॉपिक था आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी आज की जो हमने पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपका रिडक्शंस के बारे में, ठीक है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट।